समझते हैं वो इसी हवाले से कि आपके हॉस्पिटल में क्या होता है, किस तरह ट्रीटमेंट दी जाती है, क्या काउंसलिंग से सिर्फ मसला हल हो सकता है। मेडिकेशन तो सेम है, डॉक्टर तो सेम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, बल्कि वो तो जर्नल फिजिशियन से भी वो मेडिसिन ले लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के, और फिर इस तरह हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो रही है। तो इसके बारे में चाहूँगा ज़रा बताएं कि क्या वाक़ईतन इससे हल हो सकता है मामला, ये जो मेडिकेशन है क्या सबके लिए इक्वली इफ़ेक्टिव हो सकती हैं? प्लीज़। देखिए, बात ये नहीं है कि मेडिकेशन इक्वली इफ़ेक्टिव हो सकती है कि नहीं हो सकती। यासिर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं आवाम से कहूँगा कि जब आप जा रहे हैं नफ्सियात का इलाज कराने के लिए, तो आप ये ज़रूर समझने की कोशिश करें कि जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका तजर्बा क्या है। और देखें, सपोज़ एक पेशेंट अगर आगा खान हॉस्पिटल जाता है और एक सेम पेशेंट जो है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पर शायद MBBS डॉक्टर हो, या हो सकता है MBBS डॉक्टर भी ना हो, ताई डॉक्टर बैठे हुए हों, तो लिखने को तो वो कहेगा उसने भी वही एंटीबायोटिक लिख दी है इन्फेक्शन के लिए, और जो आगा खान में बैठा था उसने भी वही एंटीबायोटिक लिख दी है, तो मैं इतनी फ़ीस वहाँ क्यों दे रहा हूँ और मैं यहाँ सस्ते में 200 रुपये में क्यों इलाज नहीं करा सकता। बात ये है कि उसने जो एक दवाई लिखी है उससे पहले उसने ज़रूर एवेल्यूएशन की होगी। उसने ये सोचा होगा कि भाई मैं देखूं कि इसकी एक तो सही डायग्नोसिस क्या है, कि मर्ज़ एक्चुअली है क्या। दूसरा ये कि जब मैं ये दवाई लिख रहा हूँ तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, जिगर है, गुर्दे हैं, वो इस दवाई को बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वो और मज़ीद और कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, उसके साथ इस दवाई का कोई इंट्रैक्शन तो नहीं होगा, उसके मज़ीद मुज़र असरात तो नहीं होंगे, कितने अरसे के लिए देनी है, और सबसे कम नुकसानदेह दवाई क्या हो सकती है उसके लिए। और जो मॉडर्न रिसर्च के हवाले से अब जो दवाइयाँ आ रही हैं वो प्रिस्क्राइब करना, रादर देन के 1970s और 80s की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देना। और फिर एक अप्रोच जो मैंने देखी है पाकिस्तान में, वो ये कि सपोज़ मैं एक स्किन की बात कर रहा हूँ, किसी को सपोज़ स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गई, डर्मेटाइटिस ही हो गया, तो वो एंटी फंगल भी दे दिया, उसको स्टेरॉइड भी दे दिए, उसको जो है ना इन्फेक्शन के लिए कुछ और दवाई भी लिख दी, साथ में मॉइस्चराइज़र भी लिख दिया, 5 चीज़ें आपने लिख के भेज दी, कोई ना कोई चीज़ तो लगेगी टारगेट पे। तो बात यह है कि वो आप एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बना के एक चीज़ नहीं कर रहे, उसको ट्रीट, आप एक जनरलाइज ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसके बहुत से नुकसान हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें देंगे उसके और नुकसान हो जाएंगे। तो कोशिश ये होती है अच्छे इंस्टीट्यूट में, मैं सिर्फ अपनी जगह की बात करके बड़ी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखें अच्छी जगह पे आप जाएंगे तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। बाकी देखिए शफा अल्लाह ताला देता है। मैं अब एक मेरा एक पेशेंट है दाखिल इस वक्त हॉस्पिटल में, उसकी फैमिली से मैं कल ही बात कर रहा था, बड़े नाउमीद हो रहे थे इसलिए कि उनको मैंने कहा था महीना लग जाएगा इस पेशेंट को ठीक होने में। अब 12 दिन 13 दिन हो गए हैं लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो मैंने वो कहेंगे डॉक्टर साहब अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही, तो हम तो ले जाना चाह रहे हैं पेशेंट को। तो मैंने कहा देखें बात ये कि अगर मर्ज़ ही 8 से 10 साल पुराना है तो आप ये तो सोचें ना कि दवाइयों का असर करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी डोजेस को बढ़ाया जाता है आस्ते ताकि उसको नुकसान ना हो। और अगर मैंने आपको इंडिकेट किया था कि महीना लग सकता है, तो वो 35 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर कभी भी एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकता। अगर जो कहेगा कि मैं गारंटी देता हूँ वो फिर शायद अल्लाह की जगह ले सकता है, डॉक्टर तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही तो बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश कर सकता है और 93 to 95% चांसेस होते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन अगेन 5 to 7% चांसेस होते हैं कि पेशेंट दवाइयों से भी ना ठीक हो। तो ये समझने की ज़रूरत है कि रियलिस्टिक होकर इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। जो रेडिकल ट्रीटमेंट हैं, जैसे शॉक ट्रीटमेंट ही को ले लें जी, उसके बेनिफिट्स भी थे। उसके बेनिफिट ये थे कि 3 से 4 दिन के अंदर ही पेशेंट बेहतर फील करता है जब इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिमाग को दिया जाता है तो। लेकिन जो उसके नेगेटिव असरात दिमाग पे होते हैं जिसकी वजह से अब ECT नहीं दी जाती है, उसकी वजह यही है। अब किसी जगह पे सपोज ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पेशेंट को जल्दी फ़ायदा हो गया, वो मुझे एग्जांपल दे रहा है कि देखें मैं तो वहाँ लेके गया था, वहाँ तो 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ गया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कई लोगों से कि मैं
कुछ ऐसे ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं करता जो पुराने हैं, जो अब नहीं माने जाते, जिसके डिफरेंट मुज़र असरात हैं। तो बेहतर है सब्र। आप थोड़ा सा पेशेंट बेहतर हो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, रात दिन 1 हफ्ते में फ़र्क पड़ जाए, लेकिन उसके और मज़ीद नुकसानात हो जाए दिमाग पे, कि दिमाग ऐसी चीज़ है जिससे आप खेल नहीं सकते। Exactly. और एक दफ़ा कोई डैमेज हो गया दिमाग को तो वो रिवर्सिबल नहीं होता कई दफ़ा। बिल्कुल। तो बेहतर होता है कि एहतियात से काम लिया जाए। और फिर मैं रिपीट करूँगा कि जिस डॉक्टर के पास भी जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप एक इंस्टीट्यूट ही को ले लें, वहाँ ज़रूर देखें कि किस तरह का इलाज हो रहा है, कौन सी दवाई दी जा रही है, और डॉक्टर आपको फीडबैक क्या दे रहा है, क्या वो लग रहा है कि पढ़ा लिखा डॉक्टर है कि नहीं है, उसकी डिग्रीज ऑथेंटिक है कि नहीं Exactly. है। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। सिर्फ एक नाम के आगे डॉक्टर लिखना और ABCD लगा देना का मतलब नहीं कि हर डॉक्टर बराबर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारे